हुकूमत ने जमात इस्लामी को अस्करी दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगा दी। जमात इस्लामी और उसके तलबा विंग को हालिया तलबा एहतजाज में तशद्दुद का जिम्मेदार करार दिया गया। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना वाजिद जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी जो है उसको बैन कर दिया। इसको बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि सिर्फ उसको नहीं बैन किया, उसके स्टूडेंट विंग को भी बैन कर दिया और उनकी एसोसिएट जितनी बॉडीज हैं उनको भी बैन कर दिया और उनको मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। दुनिया के दीगर ममालिक में तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान और मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद और नफरत अंगेज वाक़यात में तेजी से इजाफा तो देखा गया। सर सुनते हैं ना कि दहशत गर्दों को और इस तरह की सरगर्मियों को जोड़ दिया जाता है, इंतहा पसंद कहा जाता है मुसलमानों को। क्या ये कल्चर्स का कॉन्फ्लिक्ट है, दो कल्चर्स का तसादुम है? क्या ये दो मज़ाहिब का तसादुम है? क्या तारीख से ये सब कुछ चलता चला आ रहा है, ये अभी हुआ है? मैंने आपको कहा ना बड़ा गंभीर मसला, ये आप इसको इतना छोटा मत लीजिए, ये बड़ा गंभीर मसला है। इट मींस कि शेख हसीना वाजिद जो है वो मल्टीपल लेवल पे प्ले कर रही हैं। वन, वो वेस्ट को एक तासुर देंगी कि जमात इस्लामी ये मुसलमान है, ये इस्लामिक निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं, ये दहशतगर्द हैं। दैट इज वन थिंग। बैरून ममालिक हमारे शहरियों के ऐसे रवैयों और अखलाकियात से मायूस हो रहे हैं। इस्लामोफोबिक रुझानात वाक़यात में तशवीशनाक जो इजाफे हैं उसकी वजूहात क्या समझते हैं आप डॉक्टर साहब? जिस तरीके से कर दिया, इसको बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है कि सिर्फ उसको नहीं बैन किया, उसके स्टूडेंट विंग को भी बैन कर दिया और उनकी एसोसिएट जितनी बॉडीज हैं उनको भी बैन कर दिया और उनको मिलिटेंट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। और जिसे वो कहते हैं 200 से ज्यादा लोग, आपको पता है रिसेंटली जो वायलेंस में हलाक हुए, जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए, ये बहुत बड़ी तादाद में 200 लोगों का हलाक होना एक डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर। लेकिन जमात इस्लामी जो है और उसकी स्टूडेंट बॉडी का, इट मींस कि शेख हसीना वाजिद जो है वो मल्टीपल लेवल पे प्ले कर रही हैं। वन, वो वेस्ट को एक तासुर देंगी कि जमात इस्लामी ये मुसलमान है, ये इस्लामिक निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं, ये दहशतगर्द हैं। दैट इज वन थिंग। इंडिया के अंदर भी जमात इस्लामी मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर भी जमात इस्लामी मौजूद है, लेकिन वहां पे इंडिया को भी एक जिसे कहते हैं ना कंफर्ट एरिया में लेके आएंगे। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि भारत के जो एम्बेसडर हैं वो शेख हसीना वाजिद से मिले हैं ढाका के अंदर। और आप मजे की बात है, अगर आप देखें तो वो जिस अंदाज से एम्बेसडर साहब मिले हैं शेख हसीना वाजिद को, दे वर सिटिंग जस्ट लाइक बराबर जैसे वजीर आज़म मिल रहा होता। यानी कि इंडियन एम्बेसडर इन ढाका वाज मीटिंग शेख हसीना वाजिद जैसे दो इक्वल लोग मिल रहे होते हैं। और अब एम्बेसडर जो है पूरी दुनिया में एम्बेसडर्स जो इंपॉर्टेंट मुल्कों के एम्बेसडर होते हैं उनको मिला जाता है। और आपको पता है इंडिया ने बिल्कुल न्यूट्रलिटी शो की है। इंडिया ने कहा है कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, हम इस पर करेंगे, बिकॉज इंडिया को पता है कि इन केस हालात कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने शेख हसीना वाजिद की सपोर्ट की तो उसमें देयर कुड बी अ प्रॉब्लम लेटर ऑन के हमारे खिलाफ ना सेंटीमेंट्स आ जाए। और अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या हम सपोर्ट करते हैं शेख हसीना वाजिद को, तो जो बांग्लादेश की अवाम है वो हमें नापसंद करेंगे। सो इट्स बेटर टू स्टे साइलेंट। लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर इंडिया के एम्बेसडर मिले हैं उनको, तो मैडम शेख हसीना वाजिद और इंडियन एम्बेसडर बिल्कुल साथ साथ बैठे हुए थे और एम्बेसडर बड़ा अनकंफर्टेबल था कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज ट्रीटिंग मी लाइक ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज जो है जारी बात है, शी वाज कन्वेइंग एन इंपॉर्टेंट मैसेज टू इंडियन गवर्नमेंट। वो इंडिया की गवर्नमेंट को एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे हो रहा था। वो क्या मैसेज हो रहा था मुझे तो नहीं जारी बात है पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इंपॉर्टेंट मैसेज था। द रीजन बिहाइंड इज द वे द एम्बेसडर वाज बीइंग ट्रीटेड, द वे द एम्बेसडर वाज वेलकम। ये 2 दिन पहले की बात है। और ये जो अभी आया है कि जी अब जो एक जमात को बैन कर दे, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान की पार्टी को बैन करने की बातें की जा रही हैं, बिकॉज जी वो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज उन्होंने इस वक्त मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट किया हुआ है। इस तरह की बातें की जा रही हैं, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है एंड सो फोर्थ। सो और ये जो अब जो सिचुएशन बांग्लादेश के अंदर है जिसको देख के सारी दुनिया लार्जली खामोश है। देखिए इस वक्त दुनिया में पहले कभी होता था, हम कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह की चीजें। अब ममालिक लंबा चौड़ा नहीं बोलते। आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आपके इंस्टीट्यूशन आपके साथ है, आपने अपने मुखालिफों को दबाया हुआ है या जैसे भी रखा हुआ है, द इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं बोलती। आप डेमोक्रेसी हैं तो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक वर्ड जो है वो आपके ऊपर हल्का हाथ रखेगी, नोइंग कि जी ये लोग तो दहशतगर्द हैं, हम एक इलेक्टेड हुकूमत है, हम इलेक्शन जीत के आए हैं, ये हमें तंग कर रहे हैं। जैसे अमेरिका के अंदर 6 जनवरी के बाद उन्होंने कहा जी ये लोग तो इन्होंने हमारे सिस्टम को उलट-पुलट करने की कोशिश। इस्लामोफोबिक रुझानात वाक़यात में तशवीशनाक जो इजाफे हैं उसकी वजूहात क्या समझते हैं आप डॉक्टर साहब? इसकी वजूहात तो देखें काफी पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन 9/11 के बाद ये तासुर बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इस्लाम को और मुसलमानों को दुनिया में प्रोजेक्ट किया गया, उस वक्त अगर हमारे ममालिक खासतौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो आगाही को बढ़ाते, जो कि बाद में उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी कोशिश की कमी है, तो अगर वो कर लेती तो ये नौबत के नासूर यहाँ तक ना फैलता। अब वो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि जो
بھی دنیا میں غلط، خاص طور پہ دہشت گردی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو لوگ اب اپنے تصورات میں اس کو مسلمانوں سے اور اسلام سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ریزولوشن پاس کیا گیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھارت ایک سیکولر کنٹری ہے، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، میں یہ سمجھتی ہوں، اور میں تو ہمیشہ سے اس کے اوپر بڑا خوش ہوتی تھی کہ دیکھیے کتنی بڑی آبادی، کتنا بڑا ملک، کتنی ایشینٹ سویلائزیشن، ون آف دی موسٹ ایشینٹ سویلائزیشن